हेलो फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी में अभी तक हमने सीखा अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, कहां कहां अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। हमने अकाउंटिंग के फंक्शन सीखे, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सीखा, हमने लिमिटेशन देखी, अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस देखा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग किसे कहते हैं। साथ में हमने सीखा कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, कन्वेंशंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है वो हम सबके लिए। अगर हमने बात करी कि क्वालिटेटिव क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी बैलेंस शीट के, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, साथ में हमने वो भी सीखा। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है जो हमारा, वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। सो लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की। जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। आप सोच के देखिए, किसी बिजनेस की अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, किसी बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट करना होगा, और उस प्रेजेंटेशन को ही हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मींस वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ सकता है, वहां पर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए या बैलेंस शीट बनाने के लिए, आपको ट्रांजैक्शन का पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन है क्या चीज की, इसका टाइप क्या है, किसे कैसे इसे रिकॉर्ड करना है। दैट मींस आपको ये पता होना चाहिए कि कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी। इट मींस ट्रांजैक्शन का टाइप पता होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन का टाइप पता करने के लिए कि वो बैलेंस शीट का पार्ट है या पीएनएल का पार्ट है, आपको उसको नेचर को जानना होगा कि उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। अगर उस ट्रांजैक्शन का नेचर आपको समझ में आ पाएगा, आप उसे डिफाइन कर पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होना चाहिए या बैलेंस शीट का हिस्सा होना चाहिए। बस इसी पर आज हमारी क्लास है कि हम कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होगी या बैलेंस शीट का हिस्सा होगी, उसी को हम कह रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन हमारे पास दो तरह से हो सकती है। एक ट्रांजैक्शन ऐसी जो हमें पैसा दे रही है, एक ट्रांजैक्शन ऐसी जहां पर हमारा पैसा खर्च हो रहा है। दैट मींस आपका या तो खर्चा होगा या इनकम होगी। इट मींस अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो खर्चे के अंदर दो ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली होगी या वो बैलेंस शीट वाली होगी। इसी तरह अगर आप कोई इनकम अगर अर्न कर रहे हैं तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली होगी या फिर आपकी वो बैलेंस शीट वाली होगी। बस इसी चीज के ऊपर आज का टॉपिक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। समझते हैं एक एक करके, डिटेल में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग एम्स इन ascertaining and presenting the results of the business for an accounting period. It means जो हमारा अकाउंटिंग का जो पर्पज, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, ये है कि कोई बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, पर उससे पहले ये चेक करना कि क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है या बैलेंस शीट का पार्ट है, ये असरटेन करना। दैट मींस अगर आपको ये चेक करना है कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाहते हैं कि आज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके लिए आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। कहता है कि for ascertaining the periodical business results, the nature of transactions should be analyzed whether they are capital or revenue. It means वो P&L में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी। क्या मीनिंग हुआ? अगर कोई रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है तो पीएनएल का हिस्सा है, अगर कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन है तो बैलेंस शीट का हिस्सा है। अब समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, थोड़े से अगर इसे डिटेल में समझें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे डे टू डे बिजनेस के लिए किए जाते हैं, जो डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम बिजनेस में करते हैं इस पर्पस से कि हमको रेवेन्यू जनरेट कर सकें। एग्जांपल के तौर पे आपने सैलरी पे की, आपने रेंट पे किया, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा आपने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी क्यों खरीदी आपने? क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। मशीनरी जो खरीदी आपने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। तो सिंपल सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ पीएनएल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। अगर मैं कहूं सैलरी कहां जाएगी, तो सैलरी आपको समझ लेना है कि कहां होगा, पीएनएल का हिस्सा होगा क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अगर मैं मशीन खरीदने की बात करूं, फर्नीचर खरीदने की बात करूं, बिल्डिंग खरीदने की बात करूं, ये सब के सब क्या होंगे, रेवेन्यू को जनरेट करने का काम करेंगे। और जो रेवेन्यू को जनरेट करने का काम करेंगे तो वो हमारा कहां जाना चाहिए, बैलेंस शीट का हिस्सा होगा।
और समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इसलिए किए जाते हैं टू मेंटेन द बिजनेस, टू मेंटेन द असेट्स को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, छोटे मोटे खर्चे। इसी तरह अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसे क्या कहेंगे, जब कोई ह्यूज खर्चा करते हैं, कोई जब बड़ा खर्चा करते हैं, किस लिए, हम असेट्स की कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम असेट्स की क्या एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के तौर पे आपने कार खरीदी, आपका मान लीजिए ट्रैवल का बिजनेस है, आपने कार खरीदी, कार में आपने क्या किया, छोटा मोटा रिपेयर कराया, वो आप कार को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट सोच के देखिए कि आपने कार की बॉडी चेंज कर दी, आपने कार का इंजन चेंज कर दिया, ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप उसकी क्या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो। तो टोटली डिपेंड ऑन कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, उसे हम समझते हैं एक एक करके। कह रहा है रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेट टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट करता है, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किया जाता है। ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड और द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड और आइटम्स एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स ऑफ व्हिच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। इट मींस हम पहले भी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एक साल के लिए बनता है, तो एक साल में जो खर्चे होंगे, एक साल में जिनका बेनिफिट मिल जाएगा, वो सारे के सारे खर्चे हमारे कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। बट अगर कोई खर्चा है ऐसा जिससे हमें बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिल रहा है, वो आपका बैलेंस शीट का हिस्सा होगा। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनाने की बात की, या आपने कोई यानी मशीन खरीदने की बात की, तो मशीन पर जो खर्चे होंगे सारे के सारे खरीदते समय सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और वो आपका बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगी। बट मशीन में आप आने वाले टाइम में कुछ रिपेयर करेंगे, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनेगी। तो कह रहा है डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं, बिजनेस को एक ऑपरेशन को चलाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, फिर कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो जनरेट करते हैं बेनिफिट, जो जनरेट करते हैं रेवेन्यू, हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू को जनरेट करने में, बेनिफिट को प्रोवाइड करने में जो आपकी मदद करते हैं, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दे रहे हैं। और साथ में इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, इट मींस हम नॉर्मली कह सकते हैं कि एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कह रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मस्ट बी एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी मींस जो बिजनेस का मेन काम है उसके लिए जो खर्च किया जा रहा है। Therefore, whereas production and sales generate revenue in the earning process, use of goods and services in support of those functions cause expenses to occur. It means मान लीजिए आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा, जो रॉ मटेरियल खरीदा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, क्योंकि आप रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कर तो रहे हो, लेकिन वो कैसा खर्चा है जो आपका ड्यूरिंग द ईयर सारा खर्च हो जाना है। ठीक वही कहता है एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू द मैचिंग प्रिंसिपल। हमने मैचिंग प्रिंसिपल भी पढ़ा था। मैचिंग प्रिंसिपल जब हमने कॉन्सेप्ट इन कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स की बात की थी, तो वहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था। वो कह रहा है कि यहां पर मैचिंग करने के लिए जितने की रेवेन्यू है, जितने की हमारी कॉस्ट है, उन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए मैचिंग प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन एंड हाउ मच ऑफ एक्सपेंसेस टू बी चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, कि रेवेन्यू के अगेंस्ट कितना चार्ज करना है, वो खर्चा कितना होना चाहिए, जो जितनी रेवेन्यू जनरेट की उसके रिस्पेक्ट में कितना खर्चा होना चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हमें बुक्स में उसे दिखाना है। करेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटलाइज्ड ओनली व्हेन दीज कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू डिफाइनेबल स्ट्रीम्स ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या करें, ऐसा खर्चा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को मानेंगे जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फ्यूचर की बात करें, जो करंट में बेनिफिट हो गया वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा वो सारे का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। कह रहे थे the distinction of transaction into revenue and capital is done for the purpose of placing them in profit and loss account और in balance sheet। हमने पहले भी कहा है कि हम किसे रेवेन्यू आइटम कहें या कैपिटल आइटम कहें, ये डिपेंड करता है कि उसे कहां दिखाना है। अगर उसे आपको पीएनएल में दिखा रहे हैं दैट मींस वो रेवेन्यू नेचर की आइटम होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं दैट मींस वो कैपिटल नेचर की आइटम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज देयर बेनिफिट्स आर फॉर 1 अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको, एक साल में मिलने वाला है, इन विच दे आर इनकर्ड, व्हाइल capital expenditures are placed on the asset side of the balance sheet as they will generate benefits for more than 1 accounting period।
and will transfer to profit and loss account for the year on the basis of utilization of the benefits in a particular accounting year. एग्जाम्पल के तौर पे आपने मशीन खरीदी, आप उस मशीन को बैलेंस शीट में ले गए क्योंकि ये कैपिटल आइटम है। अब हर साल बैलेंस शीट क्या होगी, जैसे बात करें अगर हम मशीनरी हम यूज करते रहेंगे, उसकी वैल्यू डाउन होती रहेगी, उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम दे रहे हैं, उस डेप्रिसिएशन को आप पीएनएल में चार्ज करते रहोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो वैसे वैसे जो उससे बेनिफिट्स यूटिलाइज कर रहे हो वैसे वैसे आप क्या करोगे, पीएनएल में उसे चार्ज करते रहोगे। इसी को हम नाम दे रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट आइटम और पीएनएल आइटम। हेंस बोथ कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कहा जाए तो लास्ट में एट द एंड यही होता है कि जो भी बैलेंस शीट के आइटम है सारे के सारे पीएनएल में चार्ज होनी है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द असेट्स, कि असेट्स की लाइफ कितनी है उसके हिसाब से पीएनएल में चार्ज होती रहेगी। कहता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर ऑफ spending, while capital expenditure are transferred to the profit and loss account of the year in which their benefits are utilized। हम समझ ही चुके हैं कि सैलरी हमने पे की, हमने पीएनएल में चार्ज कर दी, मशीन खरीदी बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उस मशीन का यूटिलाइज करते रहेंगे डेप्रिसिएशन के फॉर्म में पीएनएल में क्या करते रहेंगे, चार्ज करते रहेंगे। Therefore we can conclude that it is टाइम फैक्टर। ये जो गैप है वो सिर्फ क्या है, टाइम का गैप है। अल्टीमेटली तो सब कुछ क्या होना है, पीएनएल में ही जाना है। which is the main determinant for transferring of expenditure into P&L account। कि P&L अकाउंट में अल्टीमेटली पैसा ट्रांसफर होना ही है, जो भी आप खर्च कर रहे हैं सारा P&L में जाना है, बट सिर्फ टाइम का फर्क है कि सारा का सारा पैसा आज P&L में नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ओवर द पीरियड ऑफ मशीन का या असेट्स का बेनिफिट उठाएंगे वैसे वैसे वो P&L में जाएगा। बट ये बिल्कुल क्लियर है कि सारा खर्चा कहां जाना है, P&L में जाना है। आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हमें यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटरमिन करते समय हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे पहचानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैसे पहचानेंगे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो करेक्ट कंसीडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले नेचर पे डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है। इट मींस अगर आपके बिजनेस का नेचर ट्रेड नेचर का है, ट्रेडिंग नेचर का, एग्जांपल के तौर पे आपको पता है कि फर्नीचर हमारी देखी जाए तो फिक्स एसेट से बैलेंस शीट का पार्ट होना चाहिए। किसका पार्ट होना चाहिए, बैलेंस शीट का, क्योंकि आपको पता है कि फर्नीचर जो हमें 4, 5, 7, 10 साल तक बेनिफिट देगा। अगर 10 साल तक बेनिफिट देगा कोई फर्नीचर, इट मींस हमारी क्या बैलेंस शीट का हिस्सा होना चाहिए। बट सोच के देखिए कि अगर आपका काम ही फर्नीचर बेचने का है, अगर आप डेली फर्नीचर बेचने में कर रहे हैं तो आपको उससे 5 साल 10 साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जैसे ही सामान आपके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल की तरह हो गया, आपके लिए गुड्स की तरह हो गया, आप खरीदोगे बेचोगे, इट मींस ट्रेडिंग का हिस्सा हो गया। और जब ट्रेडिंग का हिस्सा हो गया तो आपको विद इन अ ईयर इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और जब विद इन अ ईयर बेनिफिट मिलने वाला है दैट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस कि बिजनेस का नेचर क्या है। अगर का बिजनेस का नेचर इस प्रकार का है कि वो दिखने में दिखती है फिक्स एसेट्स है, लेकिन अगर आप उसमें डील कर रहे हैं तो वो अब आपके लिए फिक्स एसेट्स नहीं होगी, वो आपके लिए एज अ गुड्स यानी करंट एसेट्स होगी, जिसमें आप डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं। वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनेगी, ना कि बैलेंस शीट का। कहता है परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट फॉर एनी अदर ट्रेड The purchase of furniture should be treated as capital expenditure and shown in the balance sheet। अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फर्नीचर खरीदते हैं किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और फर्नीचर खरीदते हैं आप किसके लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बट अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा। Therefore, the nature of business is very important criteria in separating an expenditure between capital and revenue। It means जब आप डिटरमाइन करोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सबसे पहले आपका जो टेस्ट होना चाहिए वो नेचर ऑफ बिजनेस पे होना चाहिए कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा। तो ये दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट टू डिटरमाइन कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा टेस्ट होगा आपका रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर कोई खर्चा आपका बार बार हो रहा है, रिकरिंग इन नेचर है, दैट सिंपली मींस कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अगर कोई वंस इन अ टाइम अगर आप खर्च कर रहे हो, दैट मींस ये आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है, ये आपका डेली रूटीन वाला खर्चा नहीं है। तो रिकरिंग ऑफ एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है, इवन अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। अगर अमाउंट छोटा मोटा है तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर अमाउंट बहुत बड़ा है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे
आप स्टेशनरी खरीद के लाते हो, आप स्टेशनरी खरीद के लाए, आपको पता है 100-150 रुपए की स्टेशनरी है या 500-1000 रुपए की स्टेशनरी है, इस 500-1000 रुपए की स्टेशनरी को हमें फिक्स्ड एसेट्स मानने की जरूरत नहीं है, जबकि इसका बेनिफिट हो सकता है आपको 1 साल मिले, 1 साल से ज्यादा मिले, बट आप फिर भी उसे पीएनएल में दिखाते हो क्योंकि उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो, क्योंकि अमाउंट बहुत स्मॉल है। बट वही अगर अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता तो आपको उस केस में क्या मानना होता है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना होता है। जैसे हम बुक्स एंड पीरियोडिकल्स की बात करते हैं, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स को हम क्या करते हैं, एज अ असेट्स मानते हैं, ना कि उसे पीएनएल में चार्ज करते हैं। तो ये आपको देखना है कि अमाउंट क्या है, उसका नेचर क्या है, रिकरिंग नेचर क्या है, बार बार हो रहा है खर्च, तो टोटली डिपेंड ऑन दैट कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बार बार खर्च हो रहा है रेवेन्यू, कभी कभी हो रहा है कैपिटल, बहुत बड़ा अमाउंट है तो कैपिटल, बहुत छोटा अमाउंट है तो रेवेन्यू, दैट्स इट। कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन इन अकाउंटिंग ईयर देन इट इज सेड टू बी एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। इसे क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू नेचर कहा जाएगा। व्हाइल नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज इनफ्रीक्वेंट इन नेचर एंड डू नॉट अकर ऑफन इन अकाउंटिंग ईयर, बार बार नहीं होता है। मंथली सैलरी और रेंट ये एग्जांपल है किसके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, जो हम बार बार करते रहते हैं, जो हमें देना पड़ता है मंथली, ठीक। लेकिन अगर हमने कोई असेट्स परचेज की है, इज नॉट अ ट्रांजैक्शन डन रेगुलरली, देयरफॉर इट्स क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर अनलेस मटेरियलिटी क्राइटेरिया डिफाइन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अभी हमने बताया था कि मटेरियलिटी अगर बोलता है छोटा मोटा खर्चा है, कहां इसे हम कैलकुलेटर लिया आपने, कहां उसे फिक्स्ड में दिखाएंगे 100 रुपए के कैलकुलेटर को। इट इज बेटर टू चार्ज इन पीएनएल। हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में सीखा भी था और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में हमने पूरी डिटेल में डिस्कशन भी किया था इसके ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब मानना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब मानना है। नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, रिकरिंग नेचर का है या नॉन रिकरिंग नेचर का है, इस पर डिपेंड करता है। तीसरा जो उसका यानी क्राइटेरिया ढूंढने का, पर्पज ऑफ एक्सपेंस, आपका पर्पज क्या है एक्सपेंडिचर करने का। क्या आपका पर्पज अगर डे टू डे बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, एसेट्स को मेंटेन करने के लिए अगर कोई खर्च कर रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू नेचर। बट अगर आप एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, आप यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वो कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन में बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ असेट्स। असेट्स को नॉर्मल मेंटेनेंस करने के लिए, जैसे आपने पुताई कर दी बिल्डिंग में, आपने मशीन में छोटा मोटा पार्ट था वो लगा दिया, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसे मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हैं। बट अगर आप असेट्स की कैपेसिटी बढ़ा दें, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दें, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, उस केस में उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Such expenses are revenue in nature. On the other hand, expenditure incurred for major repairs of the assets to increase its production capacity या productive capacity is called capital in nature. इसे capital expenditure कहा जाएगा। तो आपने 3 चीजें सीखी। सबसे पहले सीखा आपने नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे, दूसरा सीखा आपने कि वो बार बार अकर हो रही है नहीं हो रही है, और तीसरा आपने देखा इसके अंदर कि उसका प्रोडक्शन यानी उसका पर्पज क्या है एक्सपेंडिचर का, ये पर्पज जो एक्सपेंस है वो यानी एफिशिएंसी बढ़ाना है या बिजनेस को मेंटेन करना है। चौथा जो है आपका इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इट मींस अगर आपकी कोई ऐसा खर्चा जो आपके रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया जा रहा है, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जा सकता है। कह एक्सपेंसेस व्हिच हेल्प्स टू जनरेट इनकम रेवेन्यू इन द करंट पीरियड आर रेवेन्यू इन नेचर शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न्ड इन द करंट पीरियड। ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इट इज जनरली कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मींस आपने कोई खर्च किया, आपने कोई एक्सपेंसेस किया रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, बट आपने ऐसा खर्च किया कि उससे सिर्फ आपका 1 साल का ही रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो खर्चा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट आपने ऐसा कोई खर्चा किया जिसका फायदा आपको पता है कि आने वाले 10 साल तक मिलने वाला है, उसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने कोई डेवलपमेंट की, मान के चलिए कोई आप रिसर्च किया, आपने कोई रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपको पता लगा कि इसका रिसर्च का जो बेनिफिट है आपको वो आने वाले टाइम में मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं मिनरल्स का, आपने कोई मिनरल सर्च किया, मिनरल में आपने क्या क्या खर्चा किया, अगर उस मिनरल का बेनिफिट आपको पता है कि 1 साल में एग्जॉस्ट हो जाने वाला है, 1 साल में सारा बेनिफिट ले लेने वाले हो आप, तो उसे क्या नाम देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर आपको पता है कि वहां से जो मिनरल्स निकलने वाला है वो आने वाले 5, 7, 8, 10 साल तक मिलेगा, तो दैट मींस इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं रहा है, क्योंकि ये आपको क्या आने वाले 10 साल तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इसलिए आपको हर साल क्या करना है, इसे अमोर्टाइज करना है ओवर द पीरियड ऑफ इट्स बेनिफिट की, इतने साल तक इसका बेनिफिट मिल रहा है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्लियर है बात। अगर कोई खर्चा आप ऐसा करते हैं जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिलने वाला है रेवेन्यू जनरेशन में, उसे हम नाम दे रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट ऐसा कोई खर्चा करते हैं कि जो रेवेन्यू जनरेशन में आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, उसे नाम दे रहे हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जैसे मैंने आपको माइनिंग का एग्जांपल दिया। व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज डन,
It has to be charged to P&L account if the expected future benefits from fixed assets do not change, and it will be included in the books, in the book value of fixed assets where the expected future benefits from assets increases, तो उस केस में हम उसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड जो पांचवा क्राइटेरिया है वो है मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, बट फिर भी अगर कोई आइटम इररिलेवेंट है, जो आपके डिसीजन को बदल नहीं रही है, जो आपके डिसीजन में चेंज नहीं कर रही है, जो यूजर का डिसीजन नहीं बदल पा रही है, या यूजर के डिसीजन में कोई बदलाव नहीं आएगा जिसकी वजह से उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं, बट टू टोटली डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस, कि बिजनेस कितना बड़ा है कितना छोटा है, डिपेंड करता है मटेरियलिटी पे। तो मटेरियल अगर है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, बट अगर मटेरियल नहीं है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर सकते हैं। करें रिलेटिव प्रोडक्शन, relative proportion of the amount involved in is another important consideration in distinction between revenue and capital expenditure। तो मेटेरियलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे 5 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, की डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहला डिफरेंस आता है पीरियड ऑफ बेनिफिट। अगर आपको बेनिफिट अगर विद इन 1 ईयर मिल जा रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट अगर आपको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिल रहा है तो इट्स योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब 1 साल से ज्यादा। कह रहा है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड बेनिफिट ड्यूरिंग द करंट पीरियड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर उसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिल रहा है तो क्या कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा कहता है इनहांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंट। इट मींस अगर आप सिर्फ मेंटेन करने के लिए कोई खर्च कर रहे हो तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का है, बट अगर कोई लाइफ बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अल्टरनेटिवली इट आल्सो इंक्लूड्स एन एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। हाँ, इसे उल्टा भी कहा जा सकता है कि अगर हम खर्च कम करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात एक ही है, खर्चा कम करें या प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाएं, बात एक ही है। कह रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए किए जाते हैं कि बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्च किए जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल समझिएगा, आपने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने सैलरी पे की, रेंट पे किया, रिपेयर किया, नॉर्मल छोटा मोटा रिपेयर किया, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। कुछ इस पर बेस्ड ऑफ एग्जांपल्स हैं। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले कह रहा है ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सोच के देखिए, सेकंड हैंड मशीनरी किसके लिए सेकंड हैंड है? वो जो खरीद रहा है उसके लिए सेकंड हैंड नहीं है, उसके लिए तो फर्स्ट हैंड है, उसके लिए तो नई एसेट्स है। मान के चलिए मैंने कोई कार खरीदी और मैंने वो आपको बेच दी। जब मैंने कार खरीदी तो मेरे लिए नई थी वो, तो मेरे लिए फर्स्ट हैंड होगी। जब मैं आपको कार बेच रहा हूं मेरे लिए जरूर सेकंड हैंड है, पर जो खरीद रहा है उसके लिए क्या है बोलिए? बिजनेस खरीद रहा है सेकंड हैंड कार, बिजनेस के लिए ये क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, नई एसेट्स है। और जब नई एसेट्स है तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या होना चाहिए था? कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, ना कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लिखा हुआ रीजन में? कह रहा है ये फॉल्स है। कह रहा है ओवरऑल एक्सपेंसेस, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट सेकंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन टू ड्राइव एंड्यूरिंग लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस। सो इट इज अ कैपिटल। क्यों खरीद रहे मशीन, क्यों खरीद रहे लॉन्ग सेकंड कार? बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को और इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट कहता है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। अभी हमने कुछ देर पहले सीखा कि वर्किंग एक्सपेंसेस जो आप खर्चे कम करने के लिए कोई अगर या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई खर्च किया जाता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंड फॉर रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड हैव जनरेटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों गलत हो गए। तीसरा, लीगल फी टू अक्वायर प्रॉपर्टी। हमने लीगल फी क्या किया? पेमेंट की। जैसे मान लो अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए, तो प्रॉपर्टी का हिस्सा है ना वो। अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा है तो ऑब्वियसली बात है उसी प्रॉपर्टी में जुड़ना चाहिए। मान लेते हैं आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और आपने क्या किया? उस पे 5 लाख 6 लाख रुपए आपने क्या किया? उसका रजिस्ट्री चार्जेस पे किया। आप क्या कहोगे? आपकी प्रॉपर्टी कितने की है? 1 करोड़ की, और 5 लाख का पीएनएल में चार्ज करोगे? नो, ये आपका कैपिटल का हिस्सा है, ये आपका असेट्स का हिस्सा है। आप कहोगे आपके असेट्स जो है 1 करोड़ 5 लाख रुपए की, 1 करोड़ 6 लाख रुपए की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई लीगल फी अगर पे करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ट्रू है। कर लीगल फी पे टू अक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इट इज इनकर्ड टू possess the ownership
राइट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेंस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको ओनरशिप राइट दे रही है इसलिए क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइड बिलोंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप देखिए आपने लीगल एक्सपेंसेस किस लिए पे किया, फाइट करने के लिए पे किया कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। नो, ये क्या है, सिर्फ बिजनेस को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, बिजनेस की स्थिति को बनाने के लिए किया जा रहा है, डे टू डे एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन इट्स अ false statement. कह रहा legal expenses incurred to defend a suit claiming that firm's factory site belongs to plaintiffs is maintenance expenditure of the assets. By this expense, neither any endurable benefits can be obtained in future. In addition to that, what is presently available, nor the capacity of the assets will be increased. ना तो कैपेसिटी बढ़ रही है ना ही कोई बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में इससे। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हमारे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ना कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट लिखा हुआ है amount spent for replacement of worn out part of machinery is capital expenditure। कह रहा है कि हमने क्या किया, एक मशीन थी उसका कुछ पार्ट खराब हो गया था, उसे निकाला और उसके बदले हमने क्या किया, दूसरा पार्ट डाल दिया। क्या उससे मशीन की कैपेसिटी बढ़ गई? नहीं। क्या उससे कंपनी की मशीन की एफिशिएंसी बढ़ गई? वर्न आउट पार्ट था, वो सिर्फ मेंटेन करने के लिए, जैसे हमने रिपेयर किया मशीन को, इसी तरह से हमने कुछ टूटा फूटा पार्ट था वो निकाला, वो डाल दिया। वो छोटा मोटा खर्चा है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बिजनेस को या असेट्स को मेंटेन करने के लिए खर्चा किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। कह रहा अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वोन आउट पार्ट ऑफ मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस इट इज पार्ट ऑफ इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसे मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप सोचिए, आप नई नई बिल्डिंग बना रहे हैं, आपने नई बिल्डिंग बनाई, जब नई बिल्डिंग बनाएंगे तो स्टार्टिंग में उस पर क्या करेंगे, पेंट करेंगे, उस पर प्लास्टर करेंगे, उस पर पुट्टी करेंगे। आप बताइए क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए? नहीं। इट्स योर फर्स्ट टाइम असेट्स, जो भी फर्स्ट टाइम टिल टू यूज से पहले अगर हम किसी भी असेट्स पर कोई खर्चा करते हैं, हम जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी हम ये सीखते हैं बिफोर पुट टू यूज यानी यूज करने से पहले जो कोई खर्चा करोगे वो कैपिटल नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के नहीं होते हैं। यहां पर कह रहा है रेवेन्यू नेचर है, तो अगेन इट्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने व्हाइट वॉश किए, नई बिल्डिंग पे व्हाइट वॉश किए, ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अगर एक बार आप बिल्डिंग बना चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, उसके बाद मान लो 2 साल 4 साल 6 साल बाद आप उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं, पुताई करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। बट फर्स्ट टाइम वर्ड क्या लिखा हुआ है, देखो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो जो फर्स्ट टाइम आप खर्च कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ना कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रीजन क्या दिया है उन्होंने, कह रहा है स्टेटमेंट ये फॉल्स है, देखो फॉल्स स्टेटमेंट है। रिपेयरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर इनकर्ड टू पुट the building in usable condition, these are the part of the cost of building, accordingly इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ओपनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई भी लाइसेंस लेते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, इवन आप ट्रेडमार्क लेते हैं, आप कोई कॉपीराइट लेते हैं, आप मान के चलिए कि जब भी कोई एक्सपेंस करते हैं आप बिजनेस करने से पहले, वो सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे जब तक कि आपकी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है। तो यहां पर कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही बात है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होना चाहिए। कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट है, कह रहा सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के तो स्टार्ट ही नहीं होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन द लाइसेंस इज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस व्हिच इज कैपिटलाइज्ड। जो भी प्री ऑपरेशन से पहले जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे के सारे कैपिटलाइज किए जाते हैं। सच एक्सपेंसेस आर अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, कि जैसे जितने साल का लाइसेंस है उस साल, जितने साल आपका सिनेमा चलेगा, जितने साल का लाइसेंस लिया है, ओवर द पीरियड क्या होगा, ये यूज किया जाएगा। एंड लास्ट कहता है अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स व्हिच वर नेसेसरी फॉर construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। आप देखो वो क्या लिखा वर्ड, टेम्पोररी, पहली चीज नेसेसरी, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा। अब एक चीज है, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं आप, बड़े बड़े क्या करते हैं ठेकेदार, बड़े बड़े क्या होते हैं बिल्डर्स, क्या करते हैं बिल्डिंग बनाते हैं, तो छोटे मोटे क्या करते हैं वो हट बना के दे देते हैं। तो क्या वो उनकी कॉस्ट है, बिल्डिंग की कॉस्ट है? यस, वो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, ना कि उसको एज ए एक्सपेंडिचर माना जाएगा, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए वो हट्स बने, बिल्डिंग बनाने के लिए वो खर्चा किया जा रहा है, इसलिए वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है ट्रू, कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट
of temporary huts constructed which are necessary for construction of the cinema house is part of the construction of cost of cinema and therefore it is capitalized expenditure। ये कह रहा है जरूरी है, ये नहीं होगा तो वो बिल्डिंग बनेगी नहीं, इसीलिए हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे उसे क्लासिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद पीएनएल में दिखाना है, ये बैलेंस शीट में ये आपको समझ में आना चाहिए। ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ वी टॉक अबाउट कैपिटल रिसीव्ड्स एंड रेवेन्यू रिसीव्ड्स। अब सेम चीज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बिल्कुल उल्टा है कैपिटल रिसीव्ड्स एंड रेवेन्यू रिसीव्ड्स। इट मींस ऐसे रिसीव्ड जो आपको बार बार मिल रही है, जो आपके बिजनेस का पार्ट है, उसे हम कह रहे हैं रेवेन्यू रिसीव्ड। जो कभी कभी मिलेगी उसे हम नाम दे रहे हैं कैपिटल रिसीव्ड। छोटा मोटा अमाउंट मिल रहा है रेवेन्यू रिसीव्ड से, ज्यादा बड़ा अमाउंट मिल रहा है कैपिटल रिसीव्ड से। ठीक, इसे पढ़ लेते हैं। कह रहा रिसीव्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसे रेवेन्यू रिसीव्स कह रहे हैं। आपने गुड्स बेचा तो रिसीव हुआ, आपने बैंक में पैसा जमा किया था, वहां से इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, वो आपका रेवेन्यू रिसीव्स है। रिसीव्स व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, उसे हम कैपिटल रिसीव्स कह रहे हैं, जो कभी कभी मिलती है। जो आपके जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स बेची, आपने एसेट्स बेचने से पैसा मिल गया, दिस इज योर कैपिटल रिसीव्स। कह रहा रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, वो सारे के ओनर्स कंट्रीब्यूशंस, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं कैपिटल रिसीव्ड का। ये एग्जांपल दिया हुआ उन्होंने, कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रेवेन्यू नेचर की है या फिर वो कैपिटल रिसीव्ड से, वो आपको बताना है। अ मशीन विद अ बुक वैल्यू 10 लाख इज सोल्ड फॉर ₹12 लाख। 10 लाख की मशीन 12 लाख में बेची, तो 12 लाख जो आपको मिला वो क्या है कैपिटल रिसीव्ड। क्या है कैपिटल रिसीव्ड, पर 2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। कह रहा अमाउंट ऑफ ₹12 लाख इज अ कैपिटल रिसीव्ड, देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2 लाख, वो आपका 2 लाख प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। कह रहा प्रीमियम अमाउंट ₹1 लाख रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, आपने शेयर इश्यू किया इसलिए प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ, अगेन इट्स योर कैपिटल रिसीव्ड, क्योंकि आपने कोई एसेट्स बेची है उससे आपको पैसा मिल रहा है। प्रीमियम रिसीव आपका क्या है कैपिटल रिसीव का हिस्सा होगा। नेक्स्ट कहता है अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम सोल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स बेचे, गुड्स बेचने से आपको पैसा मिला, डे टू डे का काम है आपका, उससे पैसा जो मिल रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं रेवेन्यू रिसीव्ड्स का, क्योंकि ये आपका ऑपरेशन का पार्ट है। फिर अमाउंट रिसीव्ड जो हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड्स है। एंड अमाउंट ऑफ ₹5 लाख रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, आल्सो इंटरेस्ट 40,000 रिसीव्ड इन एडिशन टू दैट। तो जो 40 लाख रुपए, जो 40 कितना अमाउंट था 5 लाख, जो 5 लाख मिला वो आपका कैपिटल रिसीव्ड है, पर जो 40,000 मिल रहा है वो आपका इंटरेस्ट का हिस्सा है, इट्स योर रेवेन्यू रिसीव्ड्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको हमारे एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बाय बाय।